में आज का टॉपिक है इंडिया भूटान रिलेशनशिप। कुछ दिनों पहले जो भूटान के जो राजकुमार हैं वो भारत के दौरे पर आए थे। उसी समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भूटान से कायम रहेंगे हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भूटान के बारे में। स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी में क्या था कि भूटान का जो कंट्रोल था वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, फिर सिक्किम है, फिर नेपाल है, उसके अलावा जो हमारा उस समय का जो कूच बिहार है और आज का वेस्ट बंगाल है, वहाँ तक उसकी जो धमक थी, भूटान की जो धमक थी। ठीक है। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद इंडिया में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो फिर उन्हें पता चलता है भूटान के बारे में। पता चलता है तो वहाँ कुछ लोग भेजे जाते हैं। फिर वहाँ से पता चलता है कि वो एक मोनार्क स्टेट है। मोनार्क स्टेट बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मोनार्क स्टेट को इंग्लैंड ने अपने में मिला लिया था। ऐसा क्या था, कैसी परिस्थिति बनी थी कि उस मोनार्क स्टेट को ब्रिटेन जो है वो अपने में नहीं मिला पाया। उसका रीज़न ये है कि वो टेरेन स्टेट है, उस वहाँ पे पर्वत पठार बहुत सारा मौजूद है, जिसके वजह से क्या है कि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा आमदनी वगैरह नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो क्या किया था कि भूटान को ऐसे ही इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था। फिर भी 1864-65 में क्या किया था ब्रिटेन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भूटान पे एक हमला कर दिया था। भूटान पे हमला करने के बाद क्या किया था, भूटान को जीत लिया था। फिर उसके बाद उस जीतने भूटान हार गया था। हारने की वजह से क्या हुआ कि उसको एक ट्रीटी करना पड़ा, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ सिंचुला, जो 18 एंड 16 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ सिंचुला किसके बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भूटान के बीच हुई थी। उसमें यह कहा गया कि जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो इंटरनल अफेयर्स में क्या करेंगे कि हम लोग आपको बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है, आप किसके साथ संबंध रखते हैं, किस स्टेट के साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, वो सारा कंट्रोल क्या होगा, वो सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ कुछ भागों को क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। उस भाग के एवज में क्या करता था भूटान को कुछ जो 50,000 की जो धनराशि वो सालाना दी जाती थी। फिर उसके बाद क्या था कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो, भूटान बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर साइनिंग अ ट्रीटी इन 1910 अलाउइंग द ब्रिटिश टू गाइड इट्स फॉरेन अफेयर एंड डिफेंस। तो प्रोटेक्टरेट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका जो हम रक्षा करेंगे, बाहरी देशों से हम आपकी रक्षा करेंगे, हमले में आपकी रक्षा करेंगे, और बदले में क्या होगा कि आपका जो अपना ज़मीन है, जो आपका ज़मीन है, उसमें क्या होगा कि जो बाहरी देश आकर के हमारे लिए इलीगल एक्टिविटी करेंगे उसको आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है। प्रोटेक्टरेट का मतलब ये हुआ। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता है। समय बढ़ते बढ़ते जाने के बाद 1947 आ जाता है। 1947 में क्या होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के साथ ही क्या होता है कि भूटान क्या करता है कि इंडिया को जो है रिकॉग्नाइज कर देता है, कि फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड बोथ नेशन फोस्टर्ड क्लोज रिलेशन। उस क्या कर देता है, भूटान की पहला ऐसा नेशन बन जाता है जो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे देता है। और यहीं से हमारा जो है हमारे रिश्ते में क्या है कि गर्माहट आना शुरू हो जाता है भारत और भूटान के रिश्ते में। फिर जैसे ही फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ के जाता है तो फिर अब जो है भूटान एक प्रोटेक्टोरेट ढूंढने लगता है। प्रोटेक्टोरेट ढूंढने के चक्कर में उनको मिल जाता है इंडिया। और इंडिया मिलता है तो इंडिया के साथ क्या होता है, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हो जाती है 1947 में, जो दार्जिलिंग में संपन्न होती है। उसमें क्या है कि जो 1865 में इन भूटान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एक ट्रीटी हुई थी, उसी ट्रीटी को क्या किया गया कि रिवाइज किया गया। उसमें रिवाइज ये किया गया, उसी को रिवाइज किया गया। उसमें कि जो फॉरेन पॉलिसी है और जो सिक्योरिटी का जो वो कंसर्न है, सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो भारत के हाथों में होगा। और जो इंटरनल जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसमें हम आपको बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। उसी को क्या किया गया, रिवाइज किया गया। ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि जो भूटान के जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं उसकी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था कहाँ करी जाएगी, लवासना में करी जाएगी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जहाँ पे IAS वगैरह का ट्रेनिंग दिया जाता है देहरादून में। ठीक है। वहाँ पे ये था। फिर अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर भूटान के इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। भूटान के इंटरेस्ट को हम लोग ऐसे समझते हैं, DIE, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंसर्न जो था, इंटरेस्ट जो है उसका, वो डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरेस्ट है भूटान का। फिर दूसरा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, और तीसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स में भूटान का इंटरेस्ट है। ठीक है। तो एक एक करके पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक अफेयर्स में क्या उसका इंटरेस्ट है। जो एक भूटान क्या है कि एक राजतंत्रात्मक देश है, और भारत क्या है कि प्रजातंत्रात्मक देश है। तो भूटान के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं इंडिया जो है कहीं अपना प्रजातंत्रात्मक जो झंडा जो है आकर के भूटान में ना बुलंद कर दे। और इस बात का जो एक
परमान जो है वो सिक्किम को भारत ने जब 15 में 1975 में मिला लिया था। सिक्किम भी क्या था, एक मोनार्क स्टेट था, तो जिसके वजह से उसके मन में हमेशा डर बैठा हुआ रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी जो एक उसके जो कंसर्न है, तीसरा ये है कि जो वहाँ पे नेपाली ओरिजिन भी लोग बहुत सारे हैं। तो नेपाली ओरिजिन का जो आदत होता है, वो जहाँ भी जाते हैं वो या तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मांग करने लगते हैं या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री का ही वो मांग करने लगते हैं। जैसा कि आप देखते हैं गोरखालैंड भी, इंडिया में गोरखालैंड की जो मांग करी जा रही है, तो उसका जीता जागता उदाहरण तो आपको यहाँ दिख रहा है। और दूसरा जो अफेयर इंटरेस्ट है उसका, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो उनका जो ये है कि वो आउट ऑफ आइसोलेशन कहने का मतलब है कि वो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। ठीक है, वो चाहता ही है कि हम पूरी दुनिया से कटे हुए रहें, ठीक, जुड़ करके नहीं रहें। और वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी समय कहा था, 1972 में ही कहा था। तो उसकी जो सोच है वो ये चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, वो उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट वगैरह ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रगति हो, हम बस चाहते हैं कि हम बस खुश रहें। हम नहीं चाहते कि अभी भी आप देखेंगे भूटान, अगर आप भूटान का आप दौरा करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मेजर्स ब्रांड्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ही नहीं। वहाँ पे ये नहीं चाहता कि फलाना के पास इतना पैसा है तो मेरे पास इतना होना चाहिए। वहाँ पे कुछ भी ऐसा कंपटीशन वगैरह नहीं है, जिस वजह से वो लोग क्या होता है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा जोर देता है। ठीक है। तो ये तो एक आउट ऑफ आइसोलेशन वाली बात हुई। तो आउट ऑफ आइसोलेशन में उसको दिक्कत ये होता कि जो चाइना जो है, चाइना क्या किया था, एनक्रोचमेंट कर लिया था कहाँ पे, तिब्बत में। तिब्बत को अपने में मिला लिया था। तो तिब्बत को मिला लिया था, तो उसी तरह उसके मन में डर बैठ गया कि अगर हम आइसोलेट रहेंगे पूरी दुनिया से तो चाइना क्या करेगा, हम पे कब्जा कर लेगा। अब चाइना कब्जा कर लेगा तो चाइना ऑलरेडी ही बोलता है कि तिब्बत जो है, तिब्बत, भूटान, नेपाल और सिक्किम जो मेरा ही स्टेट है। ठीक है। इस डर की वजह से क्या है कि भारत के से मदद मांगने आया। तो भारत से मदद मांगने आया तो 1974 के आसपास भारत क्या किया था, पुरजोर समर्थन किया था यूएन में इसको मेंबर देने के लिए, तिब्बत को। ठीक है। यूएन में भी मेंबरशिप में भारत ने पुरजोर समर्थन किया था। फिर सार्क में समर्थन दिया था। फिर बीबीआईएन, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था उसमें भी इनको हेल्प किया था। फिर बिम्स्टेक में तो मदद किया ही था। ठीक है। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। इकोनॉमिक अफेयर्स में देखते हैं तो जो उसकी जो प्रकृति देखते हैं, भूटान की जो नेचर है वो लैंडलॉक्ड है। ठीक है। लैंडलॉक होने की वजह से क्या है कि जो व्यापार जो है, व्यापार सुगमता उसको भारत के साथ ही ज़्यादा हो पा रहा। तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो भूटान का जो व्यापार होता है, 98% जो भूटान एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। और जो 90% जो होता है गुड्स का जो इंपोर्ट करता है वो इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। ठीक है। तो भारत के साथ जो संबंध वो को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है भारत जो है 5 ईयर जो प्रोग्राम है तिब्बत का, 5 ईयर प्रोग्राम, उसको फाइनेंस भी किया है। ठीक है। तो ये हो गई आपको इकोनॉमिक अफेयर्स की बात। उसके अलावा इस इकोनॉमिक अफेयर्स में हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में क्या है कि इंडिया जो है सारा पैसा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे इंडिया ही लगाया हुआ है। बहुत सारे जो जगह, जितने भी जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से ही किया गया है। जैसे कि मान लीजिए ताला हो, जोको हो या फिर चूका, जहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई वो इंडिया की तरफ से की गई। सारा पैसा इंडिया की तरफ से वहन किया गया। उसके अलावा जो है रोड्स वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम वगैरह है, ये सारा भी काम इंडिया ही वहाँ पे देखती है। 1970 के दशक में क्या था कि एक प्रोजेक्ट दंतक लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट दंतक के तहत क्या था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे मिलिटेंट थे, जितने भी हमारे सैनिक थे, वो क्या किए थे कि सड़क का निर्माण किए थे बॉर्डर वाले इलाका में, एज वेल एज जितने भी टेरेंस वगैरह इलाका है वहाँ पे। जिससे क्या हुआ कि भूटानी लोगों का हॉस्पिटल्स में हो या फिर स्कूल्स वगैरह हो या फिर धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे पहुँच की सुगमता, उन लोगों को सुगमता हुई रोड के निर्माण हो जाने की वजह से। ठीक है। इस बात को भूटानी लोग आज भी नहीं भूले हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है सीमेंट प्लांट है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की है। और अब सीमेंट के क्षेत्र में तो अब तो इंडिपेंडेंट हो चुका है भूटान। इंडिपेंडेंट के अलावा वो अब तो ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और भी कुछ देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे भारत और भूटान के बारे में, तो भारत और भूटान में देखेंगे संबंध के बारे में। तो फिर इंडिया भूटान ट्रेड ट्रांजिट 1972 में आया था। इस ट्रेड ट्रांजिट में क्या कहा गया था कि ड्यूटी फ्री एक्सेस टू भूटान्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू नेशन। इसमें क्या किया था कि इंडिया उसको जो है ड्यूटी फ्री
बिल्कुल आप फ्री होकर के, मतलब फ्री होकर के आप ट्रेड करिए कि जिस भी देश में आपको व्यापार करना है, ठीक है? उसमें आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ठीक? फिर जो है एक और ट्रीटी होता है इंडिया और जापान के, इंडिया और भूटान के बीच, वो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर्स 2007 हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया था कि 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए थे, एक ताला में, एक ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक जोको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और एक चूका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या था कि इसमें मदद करना था, भूटान को मदद करना था कितना, 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। अब 10,000 हाइड्रो पावर जो बिजली जनरेट करेगी, उसमें आप जैसे कि आप जानते हैं कि 40% जो रेवेन्यू होता है भूटान की, जो 40% का रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है वो हाइड्रो पावर से ही होता है, ठीक? उसमें क्या है कि आपको जो 10,000 मेगावाट आप उत्पादन करिएगा, उसमें क्या है कि आपको फ्री आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भूटान को ऐसा अभी भी है कि भूटान फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वो 10,000 मेगावाट में। और उसके अलावा जो है बिजली जो बेचता है, तो बिजली बेचता है वो किसको बेचता है, इंडिया को बेचता है। इंडिया का भी उसमें स्वार्थ निहित है। तो इंडिया का स्वार्थ ये निहित है कि जो भी उत्तर पूर्व ये पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उसके अलावा जो बंगाल है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए उसके थ्रू, ठीक है? फिर क्या होता है कि आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो रिन्यूएबल ऑफ 1972 ट्रीटी, फिर रिन्यू हुआ हमारा जो 1972 में जो ट्रीटी हुआ था इंडो भूटान ट्रेड ट्रांजिट, उसमें फिर से रिन्यू हुआ कब, 2016-17 में। 2016-17 में जैसा कि आप जानते हैं कि डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था इंडिया भूटान और चाइना के साथ में। तो उसमें ये जो 1972 के ट्रीटी का जो रिन्यूअल हुआ, उसमें क्या कहा गया कि एग्रीमेंट एम्स टू कटिंग डाउन ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एडिंग एडिशनल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। इसमें कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी जटिलताएं हैं उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, ठीक है? भारत और भूटान के बीच उसको थोड़ा आसान बनाया जाए, और उसके अलावा जो क्या है कि एडिशनल एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाया जाए, जिससे क्या हो कि व्यापार सुगमता आसान हो, व्यापार सुगमता, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चाइना फैक्टर के बारे में। चाइना फैक्टर जैसे ही हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय भी चाइना फैक्टर बहुत हद तक कारगर था। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको तो पता था कि तिब्बत में कुछ है नहीं कमाने धमाने के लिए, तो इसलिए उसको क्या किया था, एक बफर स्टेट की तरह उसको यूज करता था। किसको, तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में। अब बफर स्टेट क्या होता है कि जैसे दो परस्पर शत्रु देश है तो उसके बीच स्थित जो भी देश रहेगा उसको बोलते हैं बफर स्टेट। इससे में क्या होता है कि बफर स्टेट के होने की वजह से दोनों के बीच क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? युद्ध कम देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश क्या करता था, उसको बफर स्टेट के रूप में यूज करता था। वो उसमें भी क्या करता था कि ओपियम का वहाँ से ट्रेड करता था। तो जैसे ही चाइना को ऐसा लगा तो चाइना बोला कि आप कैसे ये मेरे एरिया का यूज कर सकते, वो क्लेम किया तिब्बत पे भी कि तिब्बत मेरा एरिया है, ठीक है? फिर जब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो नेहरू जी आए। नेहरू जी ने सदन में कहा कि अटैक ऑन भूटान विल बी अटैक ऑन इंडिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस समय। तो नेहरू जी ने कहा था कि अगर भूटान पे अटैक होगा तो समझ जाइए कि वो इंडिया पे अटैक होना हो, ठीक है? फिर अभी जो हाल के वर्षों में क्या है कि चीन का जो भूटान में दखल बढ़ गया है, ठीक? चीन और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भूटान के बीच जो है हमारा जो डिस्टेंस है, चीन और भूटान का जो सीमा शेयर करता है वो 470 किलोमीटर की लंबी सीमा से जुड़ी हुई है। चीन भली भांति जानता है कि तिब्बत को जिस अनैतिक दखल से उसने हथिया लिया है उसी तरह भूटान को भी अधिपत्य में ले लेगा, ठीक है? उसके अलावा जो है 1980 में क्या किया था, भूटान एक मैप सार्वजनिक किया था जिसमें क्या था कि ग्यालाफूक ग्राम को भूटान ने अपने सीमा में दिखाया था, ठीक है? ग्यालाफूक जो ग्राम था उसको भूटान की सीमा में जो, और उसको अपने सीमा में दिखाया था। परंतु उस मानचित्र में उसने छेड़छाड़ किया, इधर रिसेंट में उसने छेड़छाड़ किया। अब जो चीन क्या किया छेड़छाड़ करने में कि अब बता रहा है कि 12% जो तिब्बत का जो 12% भाग है वो चाइना का, ऑलमोस्ट चाइना का है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये जानबूझ इसकी सोची समझी क्या है, रणनीति के तहत ये सारा कर रहा है। चीन इससे पहले भी क्या किया कि डोकलाम क्षेत्र को हथियाना चाह रहा था, ठीक है? डोकलाम क्षेत्र को उन्होंने क्या किया था कि एक डोगलांग नाम दे करके उसको नाम दे दिया था ताकि यह क्षेत्र उसकी विरासत का हिस्सा लगे। इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच कई दशकों से विवाद अभी भी जारी है। चीन इस पर अपना मालिकाना हक जताता है, जबकि वास्तव में यह भूटान के स्वामित्व का क्षेत्र है। चीन सड़क के बहाने इस क्षेत्र में अस्थायी घुसपैठ के प्रयास में है, जबकि भूटान इसे अपनी संप्रभुता का हमला मानता रहा। दरअसल चीन लंबे समय से क्या कर रहा, साजिश रचते रहा है कि चुम्बा घाटी जो भूटान और सिक्किम के ठीक मध्य में सिलीगुड़ी की ओर 15 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ बढ़ती है, उसका एक बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण के बहाने हथिया ले। चीन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूटान को यह लालच भी दिया था कि वह डोकलाम का 270 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र चीन को दे दे
अब डोकलाम को जो 270 किलोमीटर का भूमि क्षेत्र दे देगा, डोकलाम तो सटता है किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। जैसे और जो अरुणाचल प्रदेश है वो निचली घाटी है और जो डोकलाम है वो ऊपरी घाटी है। जैसे ही डोकलाम पे कब्जा होगा तो भारत पे खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये कह रहा था, चीन ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूटान को यह लालच दिया था कि वह डोकलाम का 270 वर्ग किलोमीटर भूक्षेत्र चीन को दे दे और उसके बदले में भूटान उत्तर पश्चिम इलाके में 500 वर्ग किलोमीटर भूमि देने को तैयार था। परंतु वर्ष 2001 में जब यह प्रस्ताव चीन ने भूटान को दिया था, तभी वहां के शासक जिग्मे सिंघिये वांगचुक ने भूटान की राष्ट्रीय विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि भूटान को इस तरह का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं है। छोटे से देश की इस दृढ़ता से चीन आहत हो गया था, इसलिए घायल सांप की तरह चीन अपनी फुफकार से भारत और भूटान को इस तरह से डस लेने की हरकत में लगा हुआ रहता। हमेशा उसका जो अनइथिकल एक्टिविटी हमेशा ही चलते रहती है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा भारत और भूटान की जो मित्रता है, जो गर्माहट है, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा गर्माहट में थोड़ा सा कमी आई थी कब, 1962 में इंडो चाइना वार जब हुआ था। उस समय जब वार हुआ था उसमें क्या हुआ था कि इंडिया की हार हो गई थी। इंडिया की हार हो गई थी तो इंडियाज़ कैपेबिलिटी टू डिफीट इन क्वेश्चन, इंडिया का जो हार की वजह से इंडिया के डिफेंस पे क्या होता है कि उंगली उठने लगा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि तिब्बत के लोग भी थोड़ा सा डरे डरे से रहने लगे कि मतलब अब जब इंडिया खुद की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो ये भूटान की रक्षा कैसे करेगा, ठीक है। इंडिया जब खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो भूटान की रक्षा कैसे करेगा। फिर क्या हुआ कि इस रिश्ते में फिर से गर्माहट आना क्या हुआ कि रीएस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया कब, 1971 में इंडो पाक युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने 14 दिन में ही युद्ध को समाप्त कर दिया था। युद्ध को समाप्त करने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा रिश्ते में फिर से गर्माहट आना शुरू हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने पाकिस्तान को जो हराया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को हराया था, एक मनोवैज्ञानिक रूप से उस भारत ने चाइना को भी हराया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडो भूटान ट्रेड टाइज के बारे में, ठीक। इंडिया इज भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 98% जो ट्रेड करता है, इंपोर्ट करता है, वो इंडिया को ही करता है, और एक्सपोर्ट जो करता है 90% वो इंडिया से ही करता है, ठीक है। उसके अलावा बायलैटरल ट्रेड इज गवर्न बाय इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 1972 में हम लोग बात कर चुके हैं कि फ्री एक्सेस जो दिया गया था भूटान को, ठीक है। फिर एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड अ फ्री ट्रेड रेजिम बिटवीन द कंट्रीज। हाँ, वो फ्री ट्रेड तो अभी भी है, अभी भी जारी है, अनवरत जारी है 1972 से, ठीक है। 98% एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड 90% इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। 98% एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को और 90% इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया से। भूटान मेजर एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो भूटान से जो मेजर चीज़ इंडिया को देता है उसमें आपको EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिए इसका शॉर्ट फॉर्म EIC, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन और सीमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो 40% जो रेवेन्यू है, भूटान की जो रेवेन्यू में योगदान है वो 40% किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। जब बात हो गया इसका, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, टूरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स जो है 65% ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो 65% जो टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया से ही होते हैं, ठीक। उसके अलावा जो 2018-19 में क्या हुआ था कि भूटान काउंसिल का जो डेटा था उसमें 1,80,000 इंडियन को बताया गया था कि उसमें डेटा में रजिस्टर किया है कि घूमने के लिए आया है, ठीक। उसके अलावा जो भूटान में क्या है कि नो वीज़ा पॉलिसी है। कहाँ पे, भूटान में नो वीज़ा पॉलिसी है, जिसकी वजह से सुगमता होती है इंडियंस को। उसके बाद जो है पहले क्या था कि स्टार्टिंग में क्या था, भूटान में जब घूमने कोई जाता था तो वहाँ पे कोई एंट्री वगैरह चार्ज नहीं ली जाती थी। आज से 6-7 साल पहले की बात है, एंट्री चार्ज कुछ नहीं लिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे 1200 रुपये एंट्री चार्ज लिया जा रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि 1200 रुपये चार्ज जो एंट्री चार्ज जो लिया जाता है, तो जो सिर्फ और सिर्फ ये 1200 रुपये चार्ज किसके साथ लिया जाता है, इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव के साथ लिया जाता है। उसके अलावा जितने भी वेस्टर्न, खास करके जो वेस्टर्न कंट्री है उसके साथ लिया जाता है $250, ऑलमोस्ट 20,000 पर डे। सिर्फ आपको एंट्री फीस लिया जाता है 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 एंट्री फीस लिया जाता है वेस्टर्न कंट्री से, और उसके बाद फिर रहना, खाना, घूमना, पीना, जो भी चीज़ें वो अलग चीज़ हो गई। और इंडिया को कितना, 1200 रुपये एंट्री फी है, और उन लोगों को कितना, 20,000 है, ठीक है। अब ये 1200 भी लॉजिकल लगता है। 1200 लॉजिकल कब लगता है कि जैसे कि इंडियन का जो आदत होता है वहाँ जाते हैं, कचरा वगैरह, गार्बेज वगैरह इधर उधर लिटर वगैरह फेंक देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि भूटानी लोग तो चाहते हैं कि प्रकृति प्रेमी है, तो उसको क्या होता है कि उस चीज़ को, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए उसमें उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसी इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है 1200 रुपया इंडियन से चार्ज करता है क्या, एज ए एंट्री फ़ी।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिफेंस के बारे में। अ 2000 स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इज परमानेंटली बेस्ड इन वेस्टर्न भूटान टू ट्रेन द रॉयल भूटान आर्मी। ये जो कहा जा रहा है कि 2000 की जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, 2000 की संख्या में कहाँ भूटान में मौजूद है, जो कि रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेनिंग देती है। ठीक है, लवासनम तो IAS वगैरह का जो ट्रेनिंग होता ही है, उसके अलावा जो है मिलिट्री को भी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम ही देती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट एंड P2P मॉडल। जो बॉर्डर का जो मैनेजमेंट है, बॉर्डर में जो रोड वगैरह बनाना है या जो भी चीज़ें डेवलपमेंट की कार्य वगैरह हो ना, वो सारा मैनेजमेंट तो इंडिया करता ही है। उसके अलावा P2P मॉडल पे भी काम कर रहा है। P2P मॉडल पे काम करने का सेंस है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, प्रोवाइड किया है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है किसके, भूटानी स्टूडेंट को। अब उसमें क्या होता है कि पब्लिक टू पब्लिक जो जैसे ही आप किसी को बचपन से ही आप किसी को नरिश करेंगे, किसी को फ्लोरिश करेंगे, और आपको उसको पता रहेगा कि मतलब हमको नरिश किसने किया है, इंडिया किया है, तो वही जाकर के बाद में पॉलिसी मेकर बनेंगे। पॉलिसी मेकर बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत को उसके साथ पॉलिसी बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, इसीलिए जो क्या है कि भारत P2P मॉडल पे काम कर रहा है, कहाँ पे, भूटान में। ठीक, उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इंडो भूटान फोकस। इंडो भूटान का फोकस क्या है, स्टेम पे फोकस है। स्टेम कहने का सेंस है S स्टैंड फॉर साइंस, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग और M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेम विल ट्रांसफॉर्म बोथ इंडिया और भूटान का जो इकोनॉमी है, स्टेम जो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया और भूटान के इकोनॉमी को। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ इसरोज ग्राउंड स्टेशन इन भूटान विल प्रोवाइड वेदर रिलेटेड मैसेज टू इट्स फार फ्लंग एरिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो इसरो है ग्राउंड स्टेशन निर्माण कर रहा है, कहाँ पे, भूटान में निर्माण कर रहा है, जिससे क्या हो कि जितने भी दूर दराज वाले जो इलाके हैं उसमें क्या होगा कि आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, वेदर के बारे में, फिर मौसम के बारे में, कब क्या समस्याएं आने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में क्या करेगा, सैटेलाइट हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपको साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के बारे में बात हो गई। तो आज का टॉपिक यहीं तक था।